ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। मैं घुट-घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं बार-बार पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अरे कौन आ रहा, कौन आ रहा? अब कोई कुछ आने वाला नहीं है। अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है। हम अगर कुछ इलेक्शन लड़े तो बी टीम, सी टीम। ओवैसी भाईजान बहुत कंफ्यूज हैं। कभी राइट तो कभी लेफ्ट हो रहे हैं, फिर राइट फिर लेफ्ट के चक्कर में घन चक्कर हो रहे हैं। खुद तय नहीं कर पा रहे कि असल में वो किसकी कोर टीम के मेंबर हैं और किसकी बी टीम है। तभी तो संसद में कहते हैं कि उनकी भी टीम फिक्स कर दी जाए। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है, इसलिए कहता हूं मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। अब सवाल है कि क्या ओवैसी अमित शाह की कही बातों पर अमल कर पाएंगे और क्या बी टीम के उस ठप्पे को हटा पाएंगे जो पिछले 9 साल से गाहे बगाहे उन पर लगता आ रहा है। क्योंकि मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, ओवैसी बीजेपी की खुलकर मुखालफत करते हैं। मोदी सरकार के लाए कानूनों को अल्पसंख्यक विरोधी करार देते हैं। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को अवसरवादी बताने में चूकते नहीं और ओवैसी अपनी तुलना सीधे प्रधानमंत्री मोदी से करते हैं। लेकिन यही ओवैसी विपक्षी मोर्चे पर उलझन में नजर आते हैं। ये जानते हुए भी विपक्ष की लाइन पकड़ लेते हैं कि पटना में हुई विपक्षी महाबैठक में उन्हें बुलाया तक नहीं गया था। बेंगलुरु में 26 पार्टियां एक मंच पर पहुंची तो वहां भी उन्हें न्योता नहीं मिला। मणिपुर में गई विपक्षी पार्टियों के दल में भी असदुद्दीन ओवैसी को शामिल नहीं किया गया। कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। सर, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। मेरा दोस्त प्रमोद है, मेरा दोस्त आशीष है, मेरा दोस्त प्रसाद है, आप बशीर है, मैडम है, आप हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं। मेरे दुश्मन कोई नहीं है, सब मेरे दोस्त हैं। मैं सबको नहीं मर ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वही दोस्त है और आप दुश्मन है मेरे? मैं तो उठकर पूछा अमित शाह से, बताओ मैं कौन सी टीम का हूं? अब और क्या करूं मैं? आपके मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन छीनना चाहेंगे, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनना चाहेंगे मेरा, वो तो नहीं हो पाएगा ना। मैं तो अपनी बात करूंगा, संविधान के दायरे में रहकर बात करता है और करता रहूंगा। जो आरोपी है जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया, वीडियो बनाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि ये शख्स आपके प्रदेश में बैठा हुआ है और फिर सरकार वो नहीं था, तो इसका मतलब वो कहां है? फिर पकड़िए ना। और तरफे तमाशा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते कि हरियाणा की सरकार हमको कोऑपरेट नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट जाइए, संविधान का हवाला दीजिए और बोलिए ये लोग हमारा आरोपी को पकड़ने नहीं दे रहे हमको। ओवैसी की राजनीति का वो पहलू है जिसे ना तो मुसलमान समझ पाए ना विपक्षी दल। क्योंकि जो ओवैसी अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का छोटा रिचार्ज बताते हैं, वही ओवैसी दिल्ली अध्यादेश बिल पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। जो ओवैसी कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में खींचना चाहते हैं, वही ओवैसी संसद में
कांग्रेस के साथ अमित शाह से नोकझोंक करते हैं। जो ममता बनर्जी ओवैसी की तरह यूसीसी का विरोध करती हैं, उन्हीं ममता को असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में मुसलमानों की बेहाली का जिम्मेदार ठहराते हैं। और तो और अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हैं, मगर उनके साथ मंच शेयर करने वाले बीआरएस प्रमुख तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के उस अविश्वास प्रस्ताव में शरीक होने के लिए तैयार हैं। बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर मैंने दस्तखत की है, तो हम उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, उस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती क्योंकि दिमाग बोलता मोदी से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा शाह से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिमाग बोलेगा जेल को जाएगा, दिमाग बोलेगा अरे कितनों से मुकाबला करेगा, दिल बोलेगा अरे हट बाजू अब मौत के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। अब तक ओवैसी का खुला खेल फर्रुखाबादी था, मतलब बीजेपी के खिलाफ भी और विपक्ष के साथ भी नहीं। मगर 2 दशक की राजनीति में ओवैसी के सांसदों का आंकड़ा 2 से आगे बढ़ नहीं पाया। उनकी पार्टी के कुल विधायकों की संख्या पूरे देश में 10 तक पहुंच पाई। तब ओवैसी ने राजनीति में नया गियर डाला। वो बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर ऐतराज जताते हैं, मगर ना करते भी विपक्ष के साथ हाथ मिलाते हैं। ओवैसी भले ही दिखावे के लिए विपक्ष से दूरी बनाने की कोशिश करते हो, मगर असल में उनके लिए मजबूरी बन गया है। क्योंकि जब ओवैसी की पार्टी ने स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ा तो 2022 में यूपी में मात्र 0.45% वोट मिले। गुजरात में विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम 0.29% वोट उनके खाते में आए। कर्नाटक में इसी साल हुए चुनाव में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन बेहद बुरा रहा। कर्नाटक में AIMIM को महज 0.02% वोट मिले, जबकि 2021 में बंगाल चुनाव में ओवैसी की पार्टी को महज 0.01% वोट मिले। जब ओवैसी को लगने लगा कि अगर मुसलमानों की दुहाई देकर इसी तरह विपक्ष से किनारा करते रहे तो शायद 2024 में उनकी सियासत पर पूरी तरह ब्रेक न लग जाए, और इसलिए ओवैसी दूसरी पार्टियों में बीजेपी की विचारधारा खोज रहे हैं। Why are you opposing this man? He is your genetically modified product. He came out of your think tank. What went wrong? I am surprised. We knew that he was your man. He's still your man. Ideologically, he is the more closest to you. अब सवाल ये कि ओवैसी की राजनीति क्या भड़काऊ भाषण और मुसलमानों के सहारे इसी तरह चल पाएगी? ये जानने के लिए हम मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के बीच गए। 2024 में भी ओवैसी को कोई वोट नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा कोई उनका रोल नहीं। वर्तमान में इंडिया यानी कि जो गठबंधन है उसके साथ मिलकर वो अगर कार्य करते हैं और उन्हें अगर मौका मिलता है तो वोट मिलेगा। ओवैसी का तो उत्तर प्रदेश में तो कोई जनाधार है नहीं है। अब वो अपने सिर्फ मुस्लिम वोट पर पॉलिटिक्स करते हैं, वो चल नहीं पाएगी। सिंगल मुस्लिम पर चल भी नहीं पाएगी जब तक कि दूसरा वोट नहीं होगा। कांग्रेस और ओवैसी जो एक जगह मिल जावे तो बहुत अच्छी बात है, और मुसलमानों को सोच समझ के वोट डालना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ते हैं तो मेरा पूरा मानना है कि इस बार उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। ये जो अभी हमारे यूपी के अंदर जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था, इसमें उन्हें कुछ वोट मिल गए, कुछ लोगों की गलत फहमी की वजह से, लेकिन उसका वो अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि आने वाले चुनाव में अगर वो ऐसा करते हैं तो नुकसान होने वाला है। ओवैसी को जो है यूपी में जो पिछला वोट परसेंटेज था उसके अनुसार 1% भी वोट नहीं मिलेगा और वो हर सीट पर हारेंगे। जहाँ तक इंडिया में उनको शामिल नहीं किया गया है तो इंडिया जिसने बनाया है उन लोगों की गलती है, उनको शामिल करना चाहिए। अगर उनको बी टीम बार बी टीम का आरोप लगाया जाता है तो जब ये नहीं शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि ये लोग खुद मिलके बीजेपी को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया में लगे हुए। इस देश में हिंदू मुस्लिम मिल करके रहते हैं, और कोई अगर कहे कि मैं हिंदू की पार्टी हूं या कोई कहे मैं मुसलमानों की पार्टी हूं तो अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हिंदू और मुसलमान अब ऐसा होगा कि हिंदू पे कोई बात आए तो मुसलमान खुल करके बोले, और मुसलमान के ऊपर कोई बात आए तो हिंदू भाई खुल करके बोले। उनका राजनीतिक कैरियर यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कम्युनल बेस पे बात करते हैं, वो जाति विशेष की राजनीति करते हैं।
जबकि जाति विशेष की राजनीति करके वो उस जाति को जिसकी वो राजनीति करते हैं उसको प्रोटेक्शन न देकर उसको और टारगेट मोड में ले आ देते हैं। वोट ना मिलने की तो बात यहाँ पर है नहीं। जब कोई चुनाव में क्षेत्र के अंदर आता है तो वोट उसको मिलते हैं। और अगर मायावती के साथ गठबंधन हुआ तो ये जो 10, 15, 24, 25 पार्टियां गठबंधन करके बैठी हुई है ना, ये भूल जाए कि उनका यूपी में कुछ हो भी सकता है। ओवैसी साहब जो राजनीति कर रहे हैं वो उनकी वन साइडेड राजनीति है, यानी एकतरफा, यानी सिर्फ वो मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों के नाम पर कोई भी सियासी दल, कोई पार्टी कामयाब नहीं हो सकती है। ये तय है, 2024 का चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं होगा। पीएम मोदी जिस रणनीति के साथ मुस्लिम समाज में पहुंच बढ़ा रहे हैं, वो धर्म की राजनीति को बहुत जल्द खत्म कर देंगे। और ओवैसी बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उन्हें महसूस होने लगा कि मजलिसों में उमड़ने वाली भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पा रही और इसलिए कई मुद्दों पर विपक्ष को स्वीकृति दे रहे हैं। और जब मौका मिलता है तो मुसलमान करने से चूकते नहीं। फख्र से बोलो हम मुसलमान हैं, डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोल सकते जो मजलिस भी बोलेगी कि हम भारत के मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, संविधान को मानते रहेंगे और भारत में बहस करते मुसलमान, हम अपनी लड़ाई को संविधान के दायरे में लड़ेंगे। ये अज़म लेकर आपको उठना, ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं कि अब खामोश नहीं बैठा जा सकता। ओवैसी जब भी बोलते हैं बहुत नाप तौल कर बोलते हैं, मगर इस नाप तौल को उन्होंने सियासी नफा नुकसान के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। ओवैसी वहां बहुत लाउड होते हैं जहां बीजेपी की मुखालफत करनी और वहां सॉफ्ट पड़ जाते हैं जहां विपक्ष पर हमलावर होना। हालांकि नई तरह की राजनीति से ओवैसी कितना आगे बढ़ेंगे, इसका जवाब 2024 के चुनाव के नतीजों में मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।